हेलो साथियों, मैं उत्तम मिश्रा एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो बहुत सारी शब्दावलियों को लेकर है जो स्पेशली भूगोल की हैं और जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको जैसे ये कुछ शब्द हैं, डेल्टा क्या होता है, जल डमरू मध्य क्या होता है, चैनल क्या होता है, बे खाड़ी क्या होता है, लैगून क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमें परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। इनमें अंतर थोड़ा सा हम समझेंगे। कुछ शब्द हैं जो एक जैसे हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है, तो उसको भी जानेंगे और उनके प्रमुख एग्जाम्पल्स, उदाहरण भी जानेंगे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है इसको पढ़ने के बाद भौगोलिक मानचित्र पर जाकर जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा उसको जाकर देखेंगे, चाहे गूगल के माध्यम से, फ़ोन में, या चाहे आपके पास एटलस हो उसमें। तब आपको ज़्यादा समझ में या स्पष्ट हो जाएगा कि इन शब्दों का आखिर में मतलब क्या है और ये कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डेल्टा। एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होता है। कैसे निर्मित होता है ये हम जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्रों से चलती हैं तो समुद्र में किसी स्थान पर वो अपने जल को क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। तो ये चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये स्थलीय भाग है, ये पूरा स्थल है उधर का हिस्सा, और ये एक नदी आ रही है। और चूँकि नदी आ रही है तो अपने साथ वो क्या ले आती है, अवसाद ले आती है। अवसाद मतलब बालू, मिट्टी, वो बहुत सारा लाकर जहाँ पर गिरती है उस मुहाने पर, अंतिम स्थान पर बहुत सारा अवसाद लाके डाल देती है, जिससे कि वहाँ पर एक ऊंचा भाग निर्मित हो जाता है। और उस ऊंचा भाग निर्मित होने के कारण वहाँ पर नदी कई शाखाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और इस अवसाद के जो ऊंचे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये कई जगह पर होता है, लेकिन ये स्पेशली कहाँ होता है, जैसे ये परिभाषा मैंने लिखी है, देखेंगे। ऐसा स्थान जहाँ नदी का जल सागर में गिरता है तथा नदियाँ मुहाने पर एक बड़ा अवसाद जो है क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, जमा कर दिया जाता है, तथा नदी की चाल धीमे होती है। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर अवसाद जमा हो, ये जो आप लाल वाला भाग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये क्या है, डेल्टाई क्षेत्र हैं। ये अवसाद जमा किया, अवसाद का मतलब मिट्टी तथा बालू के ढेर यहाँ पर जमा कर दिए गए हैं, तो ये आपका डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। अवसाद से बने इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। तो इनकी आकृति कई तरह की होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इन डेल्टाई क्षेत्रों को हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन, जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे या कभी अगर सुना होगा, तो इकोटोन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के क्या गुण पाए जाएं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि एक तो पारितंत्र हो गया आपका गंगा नदी या जो भी नदियाँ हैं उनके द्वारा जो स्वच्छ जल का पारितंत्र, और एक यहाँ पर समुद्र भी तो है, उसका भी खारा पानी है, तो उसके द्वारा जो पारितंत्र यहाँ पर निर्मित होता है। तो यहाँ पर स्वच्छ जल तथा लवणीय जल दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों जलों में मिलने वाली प्रजातियां या स्पीसीज, जीव पाए जाते हैं, इसलिए ये एक इकोटोन होता है। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं, फनल के आकार के, कुछ डेल्टा पक्षियों के आकार के भी होते हैं, पक्षी के जैसे पंख होते हैं उनके आकार के भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि दुनिया में जो प्रमुख डेल्टा हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे डेल्टा हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी नदी बहती है, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी, और ये कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो इसके द्वारा जो डेल्टा निर्मित किया जाता है मैक्सिको की खाड़ी में, जहाँ वो अपना जल गिराती है, वो पक्षी के पंख के आकार का, पक्षी के पंख के आकार का डेल्टा। ठीक है,
तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली अमेरिका की जो एक बड़ी नदी है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नील नदी डेल्टा। नील नदी जानते होंगे दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में, नील नदी डेल्टा, ठीक है। अब ये नील नदी डेल्टा ये क्या है, फनल के आकार का, फनल के आकार में होता है इसका डेल्टा। फनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नदी गिर रही है तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर ये फनल, ये इस प्रकार के कुछ डेल्टा बनेंगे समुद्र में अवसादों के द्वारा, तो उसको हम कहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा हाँ एक चीज़ और, भारत में जो बहती है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, ये किस प्रकार का है, तो ये भी पक्षी के पंख के जैसा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको आप सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ये आपके बंगाल में तथा बांग्लादेश में फैला हुआ है। बांग्लादेश का दक्षिणी भाग सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, बंगाल का भी दक्षिणी भाग। तो एक बृहद क्षेत्र है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, तो सुंदरवन। ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होते हैं हमारी पारिस्थितिकी के लिए। अब हम इसके बात करेंगे ज्वार नदमुख। तो ये डेल्टा की बात हो गई। अक्सर हम लोग ज्वार नदमुख और डेल्टा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब हम बात करेंगे ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, जिसको आप एस्चुरी भी कहते हैं, एस्चुरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, देखो ज्वार नदमुख और डेल्टा दोनों वही स्थान है जहाँ पर सागर में नदियाँ अपना जल छोड़ती हैं। आपको पता है कि स्थलीय भाग से जाने वाली नदियाँ पानी कहाँ गिराती हैं, सागर में। तो ज्वार नदमुख भी वही स्थान होता है, लेकिन इसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी है और इधर भी स्थल है और इधर भी क्या है, स्थल है। तो ये नदी आ रही है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था डेल्टा में कि नदियों के द्वारा बहुत सारा अवसाद लाके सागर में गिरा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि नदियों की चाल इतनी तेज़ होती है कि और चाल तेज़ होने के साथ साथ अवसाद बहुत कम होता है इनमें। तो ये जो अवसाद होता भी है वो कहाँ चला जाता है, सागर में चला जाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जमाव नहीं होता है और यहाँ पर कटान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कटान के कारण यहाँ पर कुछ गड्ढे जैसा भी निर्मित हो जाता है। प्लस इसका नाम ज्वार नदमुख क्यों पड़ा, तो जब समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र का जो लवणीय जल है वो नदियों में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है। इसके कारण ही इसको कहा जाता है कि नदी का ऐसा मुख जहाँ पर समुद्र के ज्वार का पानी प्रवेश कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एस्चुरी। तो जैसे भारत में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी आपको पता है मध्य प्रदेश गुजरात से होकर बहती है। उसके बाद और कौन सी नदी है, तापी नदी। ये दोनों नदियां भारत में सबसे बड़ी एस्चुरीज बनाने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज। अगर एक ओवरव्यू में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, कौन सी, पूर्वी घाट की नदियां, वो क्या बनाती हैं, ज़्यादातर नदियां या अधिकतम डेल्टा बनाती हैं। और जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां हैं, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी, ज्वार नदमुख। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, अभी आप जाके देखेंगे तो क्योंकि पश्चिमी घाट एक पहाड़ी, ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो वहाँ से जो नदियां निकलती हैं उनका वेग इतना तेज़ होता है कि वो जाकर कटान पैदा करती हैं, इसीलिए वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेल्टा और एस्चुरी में अंतर समझ में आ गया होगा। डेल्टा का मतलब क्या है कि अवसाद जमा हो जाए तो वो डेल्टाई क्षेत्र, और कुछ ना जमा हो, गड्ढे जैसी आकृति, कटान ज़्यादा हो और ज्वार का पानी नदियों में आ जाए तो उसको हम कहेंगे एस्चुरी। पूर्वी घाट में डेल्टा और पश्चिमी घाट में एस्चुरी मिलती है। ठीक है, तो अगला जो हमारा है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेट, जिसको आप कहते हैं जल डमरू मध्य। नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, जल डमरू मध्य। डमरुओं के मतलब जो डमरू होता है, डमरू की आकृति कैसी होती है? डमरू की आकृति कैसी होती है? ऐसी। अंग्रेजी में स्ट्रेट, हिंदी में जल डमरू मध्य। तो यहाँ से देखो, ये डमरू की आकृति हो गई यहाँ से मतलब दो स्थलीय क्षेत्रों के मध्य में जो एक सकरा जलीय मार्ग होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। ये क्या करता है? दो बड़े जलीय भागों को, इधर भी जल होगा, इधर भी जल होगा, ये क्या है? स्थल, और ये क्या है? स्थल। तो दो स्थलीय भागों को अलग करेगा और दो जलीय भागों को जोड़ेगा। उस जलीय मार्ग को हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसकी अगर मैं परिभाषा लिखूं तो क्या होगी? ऐसा सकरा जलीय मार्ग जो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। अगर दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़े तो उसको स्थल डमरू मध्य कहते हैं, लेकिन होता वो भी जलीय मार्ग ही है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा कि बेरिंग जल डमरू मध्य है या बेरिंग स्ट्रेट, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है ना 180 डिग्री देशांतर पर, वहीं पर यह है जो किसको अलग करती है? अलास्का जानते होंगे, अमेरिका का एक क्या है? द्वीप है, और रूस को अलग करती है और जोड़ती किसको है? आर्कटिक महासागर। ऊपर इसके क्या है? आर्कटिक महासागर, और नीचे क्या है? प्रशांत महासागर। तो ये जलीय मार्ग है सकरा। जाके आप मैप पे देखेंगे तो बेरिंग स्ट्रेट ये एक प्रकार का क्या है? जल डमरू मध्य। भारत में भी आपने सुना होगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल मार्ग है उसको हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। बहुत अभी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये कि पाक स्ट्रेट किसको अलग करता है? तो भारत तथा श्रीलंका के मध्य उपस्थित एक सकरा जल मार्ग है। ठीक है, जो किसको अलग करता है? भारत तथा श्रीलंका को। उसके बाद अगर आपने सुना होगा जिब्राल्टर स्ट्रेट जो किसको अलग करता है? मोरक्को और स्पेन के मध्य उपस्थित है। मोरक्को स्पेन मतलब ये अफ्रीका को यूरोप से भी अलग करता है, जो किन देशों के मध्य है? मोरक्को तथा स्पेन के मध्य। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा डोवर स्ट्रेट। ठीक है ना, ये तुर्की में पाया जाता है, टर्की में है। ठीक है, तो इसी तरह के तो स्ट्रेट का मतलब मुझे लगता है, हाँ एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पनामा स्ट्रेट। अगर आपने कभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का मैप देखा हो तो इधर पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका और इधर पड़ता है दक्षिणी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका कुछ ऐसे पतला, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पनामा स्ट्रेट, जो किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी
दक्षिणी अमेरिका को। और किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिणी अमेरिका। इधर इसके हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और इधर इसके हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अभी लोअर पीसीएस के एग्जाम में एक सवाल आया था कि प्रशांत महासागर के द्वार को क्या कहा जाता है, किसे प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है? तो इसी पनामा स्ट्रेट को, पनामा जो ये जल डमरू मध्य है, इसी को क्या कहा जाता है? एक्चुअल में पनामा एक स्थल डमरू मध्य है, तो इसी को कहते हैं प्रशांत महासागर का द्वार। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जल डमरू मध्य जैसा ही एक और शब्द है चैनल। चैनल, चैनल क्या होता है? तो चैनल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? एक ऐसा जलीय मार्ग, ऐसा जलीय मार्ग जो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है? ये अलग कैसे है स्ट्रेट से? लेकिन ये स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य से चौड़ा होता है। ये चौड़ा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि इधर आपका है, ये पड़ता है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है, जाके मैप पे ज़रूर देखना अटलांटिक महासागर, और इधर आपका पड़ता है भूमध्य सागर, अफ्रीका के ऊपर यूरोप के नीचे भूमध्य सागर, और बीच में पड़ता है आपका इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल है ये भी जलीय मार्ग जो दो बड़े जलाशयों को क्या करता है? जोड़ता। आपने सुना होगा, पहले बचपन में हम लोग सुनते थे कि भाई पहली इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला, तो चैनल को भी कोई कैसे पार कर सकता है, ये भी हम सोचते थे। लेकिन चैनल एक प्रकार का क्या है? जलीय मार्ग है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो जो चैनल होते हैं उनकी चौड़ाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, और दोनों लगभग एक जैसी हैं, जलीय मार्ग हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल इसके जैसे कौन है? इंग्लिश चैनल। उसके बाद आपने भारत में भी सुना होगा 10 डिग्री चैनल, जो किसको जोड़ता है? अंडमान को निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में है। उसी तरह आपका क्या है? 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, ये किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। उसी तरह आपका कौन है? 8 डिग्री चैनल। वैसे टेंशन आप मत लीजिएगा, ये जितने भी दुनिया में इम्पोर्टेंट जल डमरू मध्य हैं और जितने भी चैनल हैं उन पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी हम केवल परिभाषा और समझेंगे कि एक्चुअल में होते क्या हैं। तो 8 डिग्री चैनल, तो ये सब क्या है? चैनल। तो जल डमरू मध्य एक सकरा रास्ता, चैनल क्या होता है? एक चौड़ा जलीय रास्ता होता है, जो दो बड़े जलाशयों को क्या करता है? जोड़ता है, और दो स्थलीय भागों को अलग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम दो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग शब्दों को लेंगे और उन पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला शब्द है बे, और दूसरा शब्द है गल्फ। दोनों को हिंदी में क्या कहा जाता है? खाड़ी। दोनों को हिंदी में क्या कहा जाता है? खाड़ी। दोनों को हिंदी में क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इनका अर्थ क्या है? अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि बे और गल्फ में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के, तो ये क्या होती हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बे, खाड़ी। तो ऐसा जलीय भाग जो भूमि में प्रवेश करता है, इसका मुख
चौड़ा होता है। इसका मुख क्या होता है? चौड़ा होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। मान लीजिए कि क्या है, ये एक स्थलीय भाग है, ये इधर पूरा क्या है? स्थल है, ये इधर क्या है? सागर है। तो स्थलीय भाग में जो ये आपको दिख रहा है, ये भी तो समुद्र का ही पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? खाड़ी। लेकिन क्या? बे। चौड़ा समुद्र, इसका जो मुख है वो क्या है? चौड़ा है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है ना? लेकिन समझना बात को, जैसे बे ऑफ बंगाल, ये अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और आप लिख लेंगे, ये गल्फ से छोटे होते हैं। सामान्यतया दुनिया में जितनी भी बे हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी, सामान्यतया ये गल्फ से छोटी होती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी, इसमें क्या है? अपवाद है। बंगाल की खाड़ी बड़ी है, बाकी दुनिया में जितनी भी खाड़ियाँ हैं या बे हैं, वो गल्फ से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि खाड़ी या बे क्या होती है। ऐसा जलीय भाग जो चौड़ा मुंह होता है जिसका, और स्थलीय भाग में प्रवेश करता है। और इसको आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा जलीय भाग जिसका जो तीन तरफ से क्या हो? स्थलीय भाग से घिरा हो, क्या कहलाता है? बे कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि बे, जैसे बिस्के की खाड़ी, और कौन सी? बंगाल की खाड़ी, और कौन सी है? पाक की खाड़ी। अभी जो मैंने पढ़ाया था आपको, पाक स्ट्रेट वहीं पर मिलती है, पाक की खाड़ी। तो ये सब क्या हैं? बे हैं। सारी क्या हैं? बे हैं। हिंदी में दोनों को खाड़ी कहते हैं, लेकिन ये क्या हैं? बे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आप पॉज करके वीडियो इनको लिख भी सकते हैं। अब अगला जो शब्द है वो हम बात करेंगे गल्फ की। गल्फ, इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं हम? खाड़ी। तो ये भी क्या है? ऐसा जलीय भाग जो भूमि में प्रवेश करता है तथा खाड़ी, या इंग्लिश में अगर हम कहें बे, से बड़ा होता है, लेकिन इसका मुख चौड़ा नहीं होता। इसका मुख क्या होता है? चौड़ा नहीं होता। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अगर मैं संरचना बनाने की कोशिश करूं, परिभाषा आप लिख लेंगे। अब मैं इसको आपको चित्र बना के समझा रहा हूं कि कैसे ये होगा। अब ध्यान से देखना आप कि ये एक स्थलीय भाग है और यहाँ पर बन गई खाड़ी, लेकिन ये कुछ ऐसे। ये क्या है आपकी? गल्फ है, गल्फ। लेकिन यहाँ पर इसका मुहाना देख रहे हैं, ये इधर क्या है आपका? सागर है। इधर क्या है? पूरा स्थल है। ये भी क्या है? इसका पूरा स्थल है। लेकिन ये क्या है? खाड़ी है, गल्फ है। लेकिन इसका मुहाना क्या है? कम चौड़ा होता है। लेकिन वहाँ पर क्या था? बे में क्या था? मुहाना बहुत चौड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की नोट्स में अगर लिखिएगा तो उम्मीद आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसी तरह जैसे भारत में है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। उसी तरह आपने सुना होगा फारस की खाड़ी। और मैं आपको बता दूं, मुहाना कम चौड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर ये अक्सर क्या बनाते हैं? स्ट्रेट बनाते हैं, स्ट्रेट, जल डमरू मध्य। ठीक है, फारस की खाड़ी। उसी तरह आपने देखा होगा स्वेज की
खाड़ी, ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में आपको मिलेगा, जाके मैप देख लेना पश्चिमी एशिया का। और ये क्या है, सेज की खाड़ी अफ्रीका और एशिया के मध्य मिलती है, ठीक है। तो ये प्रमुख खाड़ियाँ हैं। अब जो अगला टर्म है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि मैक्सिको की खाड़ी क्या है, बे है या स्ट्रेट है, सॉरी बे है या गल्फ है। अगला जो है आपका लैगून, बहुत कंफ्यूज करता है कि ये लैगून क्या होती हैं, ठीक है ना। तो लैगून देखते हैं कि समुद्र का छिछला भाग जो किसी उच्च भूमि से समुद्र से अलग होता है, क्या कहते हैं उसे, हम लैगून कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता तो आप चित्र से थोड़ा सा देखेंगे कि मान लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि ये भारत है और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, सागर है, सागर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर एक झील बनती है और यहाँ पर उच्च भूमि हो जाती है। पहले ये सागर का ही हिस्सा था, लेकिन उच्च भूमि के कारण ये क्या हो गई, अब ये सागर से अलग हो गई। यहाँ पर सागर का पानी आता जाता भी है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, लैगून झील। ये झील से थोड़ा सा अलग है, ये सागर का ही छिछला भाग होता है जो किसी उच्च भूमि से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में अगर मैं बात करूं तो चिल्का झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील, ठीक है, सॉरी उड़ीसा में है चिल्का झील। तो ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून झील। उसी तरह केरल में एक पाई जाती है कालवेली झील, कालवेली झील। इसी तरह आपको पता होगा मणिपुर में है पुलिकट झील, पुलिकट झील। ये सब किस प्रकार की झील के उदाहरण हैं। वैसे मैं आपको बता दूं भारत में जो है लगभग 16 से 17 लैगून झील हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट में पूरा मिलाकर। लेकिन आपको सब नहीं याद करना है। चिल्का झील से बहुत सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। भारत में अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। बहुत जल्दी मैं आपको जो है झीलों के ऊपर भारत में कितनी झील हैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट झील, ठीक है। तो ये शब्द भी लैगून भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीप क्या होता है, जिसको आप कहते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो ऐसा स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये आपका क्या है, भारत का ये जो भाग है, इधर भी क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, और ये आपका जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, एक प्रायद्वीप है, जिसको आप दक्कन का प्रायद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीप के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे भारतीय प्रायद्वीप, इसको आप क्या कहते हैं, दक्कन का प्रायद्वीप भी कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। उसके बाद अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, एक तरफ सेज जो आपका कौन सी फारस की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ सेज की जो खाड़ी है उसके बीच में पड़ता है ये। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, सबसे बड़ा, तो कौन सा है, अरब प्रायद्वीप
होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब सारी चीज़ें, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जाके एक बार मैप पर देखेंगे ज़रूर। ठीक है, उसके बाद 2 टर्म्स हैं छोटी छोटी। द्वीप क्या होते हैं ये आपको पता होगा। द्वीप, द्वीप तो ऐसा छोटा जलीय क्षेत्र, छोटा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और ऐसा बहुत बृहत स्थलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। खुश रहें, लोगों की जितनी हो सके मदद करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।